एक आदमी को उस शापित बैल से कैंची पत्थर कागज में बुरी तरह हार गया और 4 दिन बाद अजीब तरीके से पेड़ पर लटका हुआ पाया गया। उस शाम मैं गांव के पीछे वाले पहाड़ में मशरूम तोड़ने गया था। अचानक एक काला बूढ़ा बैल मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वह बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था और अचानक धड़ाम से मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं उसके इस व्यवहार से डर गया और समझ नहीं पाया क्या करूं, इसलिए मैं भी तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन उस बैल ने एक अजीब हरकत करनी शुरू कर दी। मैं तुरंत वहाँ से भाग निकला। जब घर पहुँचा तब तक अंधेरा हो चुका था। दादाजी ने मुझे पसीने से लथपथ देखा और पूछा क्या हुआ। मैंने कहा मैं पीछे वाले पहाड़ में उस बैल से मिला। दादाजी तुरंत घबरा गए। बुरा हो गया, वो कोई साधारण बैल नहीं है, वो एक शापित जंगली बैल है। क्या वो तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठा था? मैंने सिर हिलाया। दादाजी का चेहरा एकदम बदल गया। वो तुरंत कमरे में गए और एक आईना लाकर मेरे हाथ में दे दिया। बेटा, अब तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर वो दोबारा तेरे सामने घुटनों के बल बैठे तो ये आईना उसके सामने कर देना, याद रखना। मैंने पूछा क्या सच में इतना खतरनाक है? दादाजी बोले वो काल बैल जिसके सामने घुटने टेकता है उसे खाकर ही मानता है, और जब वो पत्थर कैंची कागज खेले तो हर हाल में जीतना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने डरते हुए कहा उसने कैंची बोला था। उस वक्त मेरा दिमाग खाली हो गया था, मैं जीत नहीं पाया। दादाजी गुस्से में बोले तू बड़ा ही बदकिस्मत है, ऐसी मुसीबतें हमेशा तुझे ही क्यों मिलती है? इतने में दादी भी बाहर आ गई। मेरे हाथ में आईना देखकर उन्हें समझ आ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। दादी बोली क्या वो बैल आ गया? दादाजी बोले मैंने इसे 1000 बार कहा था कि रात में बाहर मत निकलना, पर इसने नहीं माना। अब मुसीबत खड़ी हो गई है। दादी बोली घबराओ मत, तुम इसे छिपा दो, मैं गांव वालों को बुलाकर लाती हूँ। जितने लोग होंगे उतना अच्छा। अगर वो बैल आया तो मिलकर उसे खत्म कर देंगे। दादी ये कहकर जल्दी से बाहर चली गई। दादाजी घर में छिपने की जगह ढूंढने लगे, फिर मुझे अंदर ले जाकर चूल्हे में छिपा दिया। उन्होंने कहा याद रखना, बिल्कुल बाहर मत निकलना, आज की रात ही तय करेगी कि तू बच पाएगा या नहीं। मैंने कहा यहाँ बहुत घुटन हो रही है, कहीं और छिप जाऊँ? दादाजी बोले चुप रह, तुझे बचा सकता है तो सिर्फ यही जगह। वो बैल बड़ा है, चूल्हे में नहीं घुस पाएगा, और ऊपर लोहे का बर्तन है, वो उसे तोड़ भी नहीं पाएगा। बस तेरी दादी के वापस आने तक टिके रहना। इतना कहकर दादाजी जल्दी से चले गए और घर की लाइट भी बंद कर दी। मैं अंधेरे चूल्हे में सिकुड़ कर बैठ गया। हिलना भी मुश्किल था, चेहरा भी राख और धूल से भर गया था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मैंने कई बार दादाजी को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने मोबाइल निकाला पर उसमें भी बैटरी खत्म थी। तभी मुझे दादी की बात याद आई। वो काल बैल सिर्फ आधी रात से पहले आता है, 12 बजे के बाद सब सुरक्षित हो जाता है। लेकिन मुझे समय का कोई अंदाजा नहीं था। तभी अचानक बाहर से दरवाजे के हिलने की आवाज आई। लगता है अब बचना मुश्किल है। दरवाजे पर इतनी जोर की चोट हो रही थी कि साफ था वो इंसान नहीं है। अचानक दरवाजा टूटकर गिर गया। एक काला डरावना साया अंदर आ गया। जो भी सामने आया उसे उसने लात मारकर उड़ा दिया। मैं चूल्हे में कांप रहा था। उसके भारी कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपना मुंह दबा लिया ताकि कोई आवाज न निकले, लेकिन उसे जैसे पता था कि मैं अंदर हूँ। वो धीरे धीरे अपना सिर अंदर घुसाने लगा। मैं पूरी ताकत से पीछे सरकने लगा। वो भी अंदर आने की कोशिश करता रहा। मैं उसे लात मारना चाहता था या हाथ से धक्का देना चाहता था, लेकिन डर के मारे शरीर काम नहीं कर रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। जैसे ही वो मुझे पकड़ने वाला था उसके सींग चूल्हे में फंस गए। वो अंदर नहीं आ पाया और पीछे हट गया। मैंने सोचा अब बच गया, लेकिन तभी अचानक चूल्हे में गर्म हवा और धुआं भरने लगा। मैं सह नहीं पाया। अब और नहीं, वो बैल बहुत चालाक था। उसने मुझे धुएं से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही मैं बाहर आया वो मुझे छोड़ने वाला नहीं था। धीरे धीरे मुझे दीवार के कोने में धकेलने लगा। दरवाजा उसके पीछे था। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। आखिर में मैं कोने में फंस गया। मेरे पैर कांपने लगे और मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं बोला जो करना है कर ले, बस जल्दी खत्म कर दे। मैं मरने के लिए तैयार हो चुका था। तभी बाहर से आवाज आई। बहुत सारे गांव वाले हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। दादी ने घायल आदमी को देखा और समझ गई कि अंदर कुछ बुरा हुआ है। वो चिल्लाई अरे वो शापित बैल अंदर घुस गया। रामू और भीम दरवाजे पर खड़े रहो, बाकी सब मेरे साथ अंदर चलो। जैसे ही काल बैल ने आवाज सुनी वह तुरंत भाग गया। मैं तुरंत खिड़की के पास गया और देखा कि वह पीछे वाले दरवाजे से भागा है और उसके पीछे गांव वालों की एक बड़ी भीड़ उसका पीछा कर रही थी। उसे भागने मत दो, पकड़ लो उसे, आज रात गोश्त खाएंगे। लेकिन गांव वाले जितना भी उसका पीछा कर रहे थे, काल बैल बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि वह उन्हें जानबूझकर जंगल के अंदर ले गया। किसी को भी नहीं पता था कि जंगल के गहरे हिस्से में एक लंबे हाथों वाला काला साया पहले से खड़ा था। अरे वो गया कहाँ? ये कैसी आवाज थी? तभी सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा। वो काल बैल ठीक उसके पीछे खड़ा था। अचानक काल बैल उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और वहीं अजीब हरकत करने लगा। सुरेश बुरी तरह घबरा गया। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने कांपते हुए पत्थर बनाने की कोशिश की लेकिन उसकी उंगलियां बंद ही नहीं हो पा रही थी। तभी काल बैल उस पर झपटा और उसे जोर से उछाल कर फेंक दिया। जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो वहां सिर्फ उसकी खाल ही बची थी। क्या उसे काल बैल ने खा लिया? ये सब देखकर मैं भी हैरान रह गया, क्योंकि कुछ समय पहले वही काल बैल गुस्से
गुस्से में मेरे घर घुसा था, लेकिन उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। ये जगह बहुत खतरनाक है। काल बैल यहीं कहीं आसपास हो सकता है। सब लोग जल्दी जल्दी अपने घर जाओ और छिप जाओ। इसके बाद गांव वाले समूह में अपने अपने घर लौट गए। हम तीनों भी घर पहुंचे और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। दादाजी बोले, मोहन तू उस काल बैल के साथ इतने समय तक घर में था, बताओ उस दौरान क्या हुआ? दादाजी और दादी दोनों बहुत हैरान थे, क्योंकि काल बैल की आदत के अनुसार उसे मुझे खा लेना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल सुरक्षित था। मैं बोला, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, शायद मैं इतना बदसूरत हूँ कि उसका मन ही नहीं किया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने बात छोड़ दी। अब ज्यादा सोचने का समय नहीं है। तेरा गांव में रहना बहुत खतरनाक है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। दादी बोली, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? दादाजी बोले, वो कोई साधारण बैल नहीं, वो हवा पकड़ने वाला शापित बैल है। अगर उसने मोहन को नहीं छोड़ा तो बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। जल्दी से सामान पैक करो, हम आज रात ही निकलेंगे। मैंने पूछा, क्या हम गांव छोड़ रहे हैं? दादाजी बोले, और क्या, गांव के कई लोग मर चुके हैं, अगला नंबर तेरा भी हो सकता है। मैं बोला, इतना भी क्या, सिर्फ एक बैल ही तो है, हम सब मिलकर हथियार लेकर पहरा देंगे, मुझे नहीं लगता वो फिर आएगा। दादाजी बोले, ये सब तेरी भलाई के लिए है, जल्दी सामान पैक कर। उनकी जिद के आगे मुझे मानना पड़ा। कम से कम सामान लो, हम शहर में मेरे चचेरे भाई के पास जाएंगे। इतना कहकर दादाजी और दादी बाहर चले गए। मैं सामान पैक करने ही वाला था कि अचानक खिड़की के बाहर कुछ दिखा। मैं देखने गया, तभी अंदर एक कागज का टुकड़ा फेंका गया। ये क्या है? जिस हाथ ने वो चिट्ठी फेंकी वो इंसान का नहीं लग रहा था। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली। उसमें 3 लाइन लिखी थी, कभी भी शहर मत जाना, तुम्हारे दादाजी तुम्हें मारना चाहते हैं, कोई भयानक चीज तुम्हारा पीछा कर रही है। मैं हैरान रह गया, ये क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या किसी ने दादाजी दादी की बात सुन ली और मुझे बताने आया है? मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी दादाजी अंदर आए और बोले, अरे क्या कर रहा है, जल्दी कर। मैंने जल्दी से चिट्ठी छिपा ली और सामान पैक करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद 2-3 पहिया गाड़ियां हमारे घर के बाहर आ गईं। उनमें से एक में काफी हथियार भी रखे थे। दादाजी बोले, घबराओ मत, ये मैंने पहले से इंतजाम किया है, अगर रास्ते में काल बैल मिल गया तो काम आएगा। हमने सामान गाड़ी में रखा और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े। ड्राइवर बोला, टिकट भी मैंने ले ली है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? आधी रात में ट्रेन पकड़ना कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? दादाजी गुस्से में बोले, तू बस गाड़ी चला, जितना कहा है उतना कर, पैसे पूरे मिलेंगे। मैंने सोचा, आखिरकार इस गांव से छुटकारा मिल जाएगा, मैं जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा। करीब आधे घंटे बाद दादाजी ने अपना हाथ पीछे किया और एक तेज धार वाला चाकू निकाल लिया। दादी ने ये देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। मैं अभी भी चिट्ठी के बारे में सोच रहा था, मुझे खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। दादाजी धीरे धीरे हरकत करने लगे। जैसे ही वो कुछ करने वाले थे, अचानक सड़क किनारे झाड़ियों में हलचल हुई। कोई अजीब चीज बाहर निकली। दादाजी का हाथ डर के मारे वापस चला गया। तुमने देखा वो क्या था? कहीं वो काल बैल तो नहीं? अगर वो है भी तो इतने लोगों के सामने क्या करेगा? आया तो आज खत्म कर देंगे। अब हम सब सतर्क हो गए। मैं बार बार इधर उधर देखने लगा। दादाजी भी शांत हो गए। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। कुछ ही देर में हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। दादाजी बोले, जल्दी उतर, ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन इस बार मैं थोड़ा रुक गया। क्या हमें सच में शहर जाना चाहिए? वहाँ जाकर शायद हम रह भी ना पाए। दादाजी गुस्से में बोले, अरे बेवकूफ, ये क्या समय है ये सब सोचने का, जल्दी अंदर चल। इस वक्त मुझे एक अजीब सा अशुभ एहसास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि रास्ते भर कोई आंखें मुझे अंधेरे में घूर रही थीं, जैसे वो मुझे ट्रेन में चढ़ने से रोकना चाहती हो। अब देर हो रही है, जल्दी चलो, हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। आखिरकार मुझे मजबूरन ट्रेन में चढ़ना पड़ा। जैसे ही ट्रेन चली मुझे लगा कि कोई बड़ी घटना होने वाली है। तो इसका मतलब मुझे शहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन दादाजी मुझे जबरदस्ती ले आए और रास्ते में मुझे मारने का भी प्लान था। अगर वो काल बैल अचानक नहीं आता तो शायद मैं बचता ही नहीं। आखिरकार मैं ट्रेन में बैठ गया, लेकिन सिर्फ आधे घंटे बाद ही पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से ट्रेन रुक गई। तभी मैंने खिड़की के बाहर देखा, एक लंबा चौड़ा काला साया मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। मैं